नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले सभी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके अपने तरीके से बार्गेनिंग का खेल भी शुरू हो गया है। यानी पूरी तरह से ये चुनाव दो खेमों में बटा हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन इन दोनों खेमों में जो पार्टियां हैं, जो अलायंस पार्टियां हैं, उनमें जो छोटी पार्टियां हैं, वो अब अपने अपने तरीके से बार्गेन की पोजीशन में है। बार्गेन के लिए लगातार बड़ी पार्टियों पर या राष्ट्रीय पार्टियों पर दबाव डाल रही हैं। बात कर लेते हैं एनडीए की, तो यहां पर अब मांझी पहले से ही दावा कर रहे हैं कि 40 से कम सीटें उन्हें नहीं चाहिए। इधर लोजपा भी जो एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ अलायंस है, लोजपा ने भी लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया, 100% प्रदर्शन किया है। 5 सीटें मिली थी, 5 सीटों पर जीत हासिल की। तो ऐसे में उसके भी हौसले बुलंद हैं और वो भी मनचाही सीट मांगेगी। इधर अब दूसरे ब्लॉक की बात कर लें तो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक, यहां पर भी अब मुकेश सहनी, जिन्हें लेकर अफवाह भी ये उड़ रही थी कि वो शायद एनडीए में वापसी कर सकते हैं, बातचीत भी उनकी हुई, हो सकता है अंदर खाने बातचीत अभी और चल रही हो आगे की पोजीशन में, लेकिन बार्गेनिंग वो कर रहे हैं एनडीए से भी और इधर महागठबंधन से भी। अब उन्हें कितनी सीटें चाहिए या फिर जीतने के बाद क्या उनकी डिमांड है, क्या इसी तरह अभी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे ये छोटे जो दल हैं उनका ये बड़ा बार्गेन चलता रहेगा और बड़ी पार्टियों को वो अपने हिसाब से अभी अपनी बातें मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिहार का ये चुनाव है, ऐसे भी इतना आसान नहीं होने वाला और इसकी राजनीति भी बेहद दिलचस्प होती है और कई फैक्टर के साथ यहाँ जातीय समीकरण भी खूब काम करता है। तो समझेंगे हम इन छोटे दलों का बार्गेन, किस तरह ये चुनाव से पहले अब बार्गेन कर रहे हैं, क्या क्या डिमांड है इनकी और उन डिमांड को कहाँ तक पूरा किया जा सकता है। हमारे साथ पटना से सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं और संपादक इसके राजीव भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, आपके पास ये छोटे दल हैं, बड़ा बार्गेन शुरू हो चुका है। मांझी के अपने अलग राग हैं, तो मुकेश सहनी भी छुप छुपा कर मिलते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से, फिर तेजस्वी के साथ जो अलायंस की बैठक होती है उसमें भी शामिल होते हैं। आखिर चल क्या रहा है, क्या बार्गेनिंग हो रही है? आसिया जी, एक प्रोवर्ब है, एक लोकोक्ति है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हालांकि इस लोकोक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाम तो बड़ा है लेकिन ये लोग दर्शन भी बड़ा चाह रहे हैं। दरअसल में देखिए, अब चूंकि बिहार पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुका है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, और सबसे जो दिलचस्प है वह यह है कि देखिए, एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो रिश्ते हैं वो सामान्य है, सीट पर भी बातचीत हो गई है। लेकिन जो छोटे छोटे 3 दल हैं, एक जीतन राम मांझी की पार्टी, हम चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, ये 3 पार्टी जो है ये बखेरा खड़ा करना अभी से शुरू कर दिया है। देखिए, जीतन राम मांझी का गया में एक बयान आता है, वहां वो कहते हैं कि 40 सीट पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि भाई आप चुनावी तैयारी कीजिए, क्योंकि हम 40 से कम सीट पर इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहां तक बात ठीक थी, लेकिन जब वो भागलपुर जाते हैं आज से 4 दिन पहले, तो वहां भी सेम बात को वो रिपीट करते हैं और कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। चलिए, ये तो एक जीतन राम मांझी जी की पार्टी की बात हुई, जिनके कि सिर्फ एक सांसद है जो मांझी जी खुद हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की अगर आप बात करें तो 5 सांसद हैं उनकी पार्टी से, और चिराग पासवान भी 40 सीट की दावेदारी कर रहे हैं कि भाई 40 सीट पर मुझे कम से कम चाहिए। और अगर आप लोकसभा के हिसाब से देखें तो एक लोकसभा में अमूमन 7 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं, तो 7 × 5 = 45, यानी कि 45 सीट तो कम से कम ऐसे भी चिराग का बनता है, लेकिन वो 40 सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की अगर आप बात कर लीजिए तो उनके पास कोई भी, वो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी 1.5 साल के लिए उनको बनाया गया है, लेकिन उनकी भी पार्टी जो है वो कह रही है कि भाई कम से कम हम 20 से 30 सीट तो लेकर रहेंगे। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक, आज भी मैं थोड़ी देर पहले अभी मेरी चर्चा हो रही थी कुछ राजनेताओं के साथ, तो लोगों ने कहा कि भाई बातचीत सब कुछ हो चुकी है, एनडीए में 100 सीट पर जो है वो जेडीयू चुनाव लड़ेगी, 100 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और जो बाकी 43 सीटें हैं उस 43 सीटों में से 3 जो पार्टियां अभी हैं और एक पार्टी आने वाली है, यानी कि जो मुकेश सहनी की पार्टी है। और जैसा भी आपने तभी दर्शकों को बताया, तो मुकेश सहनी भी इधर, और आपको याद भी होगा आसिया जी कि 2020 का चुनाव हुआ था बिहार में, उस समय चुनाव आयोग की घोषणा के बाद जब बिहार में आचार संहिता लागू हो जाता है, उसके बाद अचानक मुकेश सहनी यही होटल मौर्या में पीसी करते हैं और वहां पर महागठबंधन से खुद का गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर देते हैं और 6 सीट पर फिर वो चुनाव लड़ते हैं। तो मुकेश सहनी के विषय में कहा जाता है कि उनको पता ही नहीं है कि वो कब और किस वक्त किस राजनीतिक दल के साथ चले जाएंगे। यही वजह है कि 43 सीट जो है वो बीजेपी
बीजेपी और जेडीयू जो है वो अपने सहयोगियों के लिए रख रही है कि अगर मुकेश सहनी भी आते हैं तो फिर पुराने फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा और फिर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चिराग पासवान जो है उनको 15 से 18 सीटें ये दी जा सकती हैं और उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसमें मुकेश सहनी और फिर उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट किया जाएगा, या फिर अगर जीतन राम मांझी की पार्टी है उसको भी एडजस्ट किया जाएगा। ये तो एनडीए का एक पार्ट हो गया। अब अगर आप महागठबंधन की बात करते कि महागठबंधन जो है वो महागठबंधन का भी कोई सेफ ही नहीं है। आप एक तरीके से अगर देखिए आसिया जी, यहाँ पर जितने भी दल है वो तमाम दलों के नेता अलग अलग बयानबाजी करते हैं। यही तेजस्वी यादव हैं जो पिछले मंगलवार को, जब मैं रांची में था आपके साथ ही मैंने संवाद की चर्चा वहां की थी, वहां पर एसकेएम में वो जाते हैं और वो खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक उसके उसी समय बयान आता है मुकेश सहनी का कि भाई मुख्यमंत्री वो कैसे बन जाएंगे, अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो कम से कम 3 उप मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर होना चाहिए और एक तो वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी ने खुद के विषय में कहा, उसमें उन्होंने सीट का डिक्लेरेशन नहीं किया। अब मुकेश सहनी के से एक कदम और आगे जाकर के कांग्रेस कहती है कि भाई महागठबंधन के तो हम सबसे मजबूत पार्टी है, तो हमको तो 90 सीट भी चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए और मुस्लिम को जो है वो आरजेडी इस बार मुख्यमंत्री बनाए। और ये तेजस्वी यादव कैसे खुद अपना चेहरा घोषित कर सकते हैं। इससे और आगे जाकर के माले जो है भाकपा माले यानी पिजा कम्युनिस्ट पार्टी के जो 4 जो एलाइज हैं वो उन चारों की तरफ से बयान आता है कि भाई महागठबंधन की अभी बैठक नहीं हुई और तेजस्वी यादव ने खुद कैसे मुख्यमंत्री का पद अपना ले लिया। वो इसके बाद आनंद फानन में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है और उसके बाद तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया जाता है। वहां से जब वो बैठक से बाहर निकलते हैं तो वो मीडिया से कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे उस समय मुख्यमंत्री की घोषणा की जाएगी या फिर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की घोषणा की जाएगी। और वहां से वो वापस चले आते हैं और कल पटना में बैठक हुई है। हालांकि उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे या नेशनल कोई भी जो लीडर है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। इंटरनल बैठक होती है। राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो उस बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बातचीत हुई है राजेश राम जी से फोन पर, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन देखिए राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कहना बड़ा असंभव है कि क्या होगा। लेकिन कांग्रेस अभी भी 90 सीटों की डिमांड पर अड़ी हुई है। मुकेश सहनी इस बीच में एक नया गेम क्या खेलते हैं। परसों देर रात जो है वो दिलीप जायसवाल और मुकेश सहनी की मुलाकात होती है। हालांकि मुकेश सहनी ने कल कहा है कि भाई ये मीडिया के द्वारा भ्रम फैलाया गया है। अगर ये भ्रम फैलाया गया है तो फिर 60 सीट का डिमांड आप अचानक क्यों करते हैं। पिछली बार आप 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे एनडीए में जब थे, और आप महागठबंधन में 60 सीट पर आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और 60 सीट की आप डिमांड कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं से एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये एक पहलू है महागठबंधन का। दूसरा जो पहलू है जो तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है आसिया जी, वह यह है कि अब माले कहती है कि भाई हमको 3 सीट लोकसभा में दी गई थी तो मैंने 2 सीट गेन किया, मैं 2 सीट पर चुनाव जीता। कांग्रेस कह रही है कि 7 सीट मुझे दी गई, मैं 3 सीट पर चुनाव जीता। और 24 सीट पर जो आरजेडी चुनाव लड़ी थी वो मात्र 4 सीट पर। तो यानी कि अगर वोटिंग परसेंटेज और स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करेंगी तो उसमें निश्चित तौर पर आरजेडी से ज्यादा स्ट्राइक रेट है, माले का ज्यादा स्ट्राइक रेट है कांग्रेस का। तो उस आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। और यही जो है मुसीबत की सबसे बड़ी जड़ है महागठबंधन के लिए, जिस महागठबंधन को तेजस्वी यादव को कम से कम इन गांठों को निश्चित तौर पर सुलझाना पड़ेगा। अगर ये इन गांठों को नहीं सुलझाते हैं तो निश्चित तौर पर बिखराव दिखेगा। और चलिए ये बहुत मुश्किल होगा कि आखिर किस आधार पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो। सबकी अपनी अपनी डिमांड है। मनीष, अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है सियासत फुल है और प्रेशर पॉलिटिक्स भी फुल होती नजर आ रही है। मुकेश सहनी और किन चीजों पर बार्गेन कर सकते हैं, क्या उनकी मंशा है? सीटें ज्यादा चाहिए। अब एनडीए से किस बारे में बात हुई, इधर इंडिया ब्लॉक से किस बारे में बार्गेन कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कितना है, अगर बिखराव होता है तो इसका नुकसान कितना नजर आ रहा है? देखिए मुकेश सहनी की बार बार जब बात होती है तो मुकेश सहनी को छोटा जो है नीतीश कुमार कहा जा रहा है, विजन के रूप में नहीं पलटी मारने के रूप में, ये भी मैं बता दूं। तो छोटा नीतीश कुमार पलटी मारने के रूप कहा जाता है, क्यों कभी भी पलटी मार सकते हैं, उनका कोई वो नहीं है। अगर उनको जहां दिखेगा कि उनका फायदा है वहां पर वो जा सकते हैं। अब जैसे उनके कुछ नेता हैं, उनका कहना है कि अगर आज की डेट में चाहे गृह मंत्री या फिर खुद प्रधानमंत्री ये कह दे कि नहीं निषादों को आरक्षण मिलेगा, आरक्षण की बात कर दें तो वो उनके साथ आ सकते हैं। तो यानी कि चीज़ें चल रही हैं। अगर चीज़ें नहीं चल रही होती तो ये सारी चीज़ें वो बात नहीं करते। लेकिन जब निषादों की बात होती है तो ऐसा भी नहीं है कि हम इन्हें जो सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है मुकेश सहनी को, उन्हें हम दरकिनार कर दें। भले ही छोटी पार्टी से हैं, इनका अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन जो वोट है, वोटों पर इन्होंने एक वोट जो बैंक है इसको अच्छा खासा बना रखा है। तो
कहीं ना कहीं 6-7% वोट भी अगर इधर उधर हो जाते हैं, ये जहां जाते हैं, अगर मान लीजिए अगर ये एनडीए की तरफ आते हैं, 6-7% वोट भी इनके साथ आ जाते हैं, तो फायदा किसको पहुंचेगा? एनडीए को पहुंचेगा। और यही चीज देख रही है एनडीए इस वक्त। एनडीए देख रही है कि कौन वोटर्स को हमारी तरफ कर सकता है, कौन वोटर्स को ला सकता है हमारी तरफ, किस जाति का कौन वोटर्स हमारी तरफ आ सकता है। एनडीए को ये मालूम है कि अगर मुकेश सहनी आएंगे यहाँ पर तो हम इन्हें 3-4 सीटें दे देंगे और ये मान जाएंगे आसानी से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इन्हें मना भी लेंगे। और इनको भी मालूम है कि मुकेश सहनी अगर हमारी तरफ आते हैं तो इनके वोटर्स भी आएंगे। ऐसा नहीं, इतने दिन से मुकेश सहनी भी फील्ड पर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोटर्स तो हैं उनके। और बीजेपी के नेताओं से भी जब मेरी कई बात हुई तो उन्होंने भी ऑफ द कैमरा कहा कि मुकेश सहनी जो है डालते हैं, वो इफेक्ट डालते हैं चुनाव के समय, और वो डाल भी सकते हैं। तो इसलिए भी एक कोशिश है कि मुकेश सहनी आ जाए, इधर आ जाए, क्योंकि अगर 4 से 5% वोट का भी अगर अंतर पड़ जाता है, मुकेश सहनी इधर उधर होते हैं, पड़ जाता है, तो इससे किसी भी गठबंधन को घाटा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात अगर की जाए इंडिया अलायंस की, बात कर ले एनडीए की, तो एनडीए लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम साथ साथ हैं। अभी आपने देखा कि आज ही जो है महिला संवाद यात्रा के लिए रथ निकाली गई, 40 गाड़ियां निकाली गई। उस वक्त सभी लोग, एनडीए के सभी लोग वहां मौजूद थे। वहां पर बीजेपी के और जेडीयू के और भी कई नेता वहां पर मौजूद थे। तो ये दिखाने की कोशिश की गई हम साथ में। वही जब इंडिया अलायंस की बात होती है तो ये लोग एक मंच पर भी साथ नहीं आ पाते हैं। महागठबंधन की बैठक हुई, कहा जा रहा था बड़े बड़े नेता यहाँ पर आएंगे, इस बैठक में बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन एक मंच पर भी आकर भी ये साथ में नहीं थे। यानी मंच तो एक था, लोग भी थे, लेकिन साथ नहीं थे। बड़े नेता इधर उधर थे, बड़े नेता साथ में नहीं थे। लालू प्रसाद यादव भी नहीं थे, और सबको मालूम है लालू प्रसाद यादव का होना बहुत जरूरी है, चूंकि उनकी तबियत खराब है कहा जा रहा है, तो इसलिए भी वो महागठबंधन की बैठक में नहीं मौजूद थे। लेकिन और भी जो वरिष्ठ लीडर थे वो आ सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे किनारा और इससे कन्नी काट ली। और हुआ ये कि भाई उसका रिजल्ट जो है शून्य निकला। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको जो है अभी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। ये बातचीत हुई कि भाई आपको अभी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अभी जब वरिष्ठ लीडर बैठेंगे साथ में, मल्लिकार्जुन खड़गे, डी राजा, राहुल गांधी, जब ये लोग बैठेंगे, जब आपके पिताजी बैठेंगे, जब सब लोग बैठेंगे, तब एक निष्कर्ष निकाला जाएगा आखिर करना क्या है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुकेश सहनी भी वहां मौजूद थे। अब मुकेश सहनी वहां मौजूद हैं, लेकिन मुकेश सहनी ने अभी चुप्पी साध रखी है। भले ही वो जब उनसे सवाल कीजिए तो वो कहते हैं हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उनकी बातचीत एनडीए में भी चल रही है, वो कहीं ना कहीं ये भी दिखा सकता है कि कभी भी पलटी मार सकते हैं। और 60 सीट, देखिए यहाँ पर 60 सीट, अभी जैसा कि हमारे सहयोगी हैं एसके राजू जी ने भी बताया कि भाई जब वो एनडीए में थे 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, वो किस हक से तेजस्वी के सामने कहेंगे नहीं हमें भाई 60 सीटें दीजिए, वो किस हक से ये कह रहे हैं कि नहीं हम डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कीजिए। तो यहीं से सारी तस्वीरें मतलब साफ हो जाती हैं, क्योंकि भाई कांग्रेस तो हल्के में लेगी नहीं किस चीज को। कांग्रेस का अपना अलग जनाधार है। यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ पर विधायक हैं, मुकेश सहनी का कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, वो तो शून्य पर है। यहाँ पर क्या है मुकेश सहनी, ऐसे देखा जाए अगर 3-4% वोटरों की बात करते हैं तो मुकेश सहनी के पास क्या है, कुछ नहीं है। कांग्रेस तो कहे कि भाई आप कैसे डिप्टी सीएम घोषित कर सकते हैं। तो मुकेश सहनी ये जानते हैं, और मुकेश सहनी ने पत्ता इसलिए खेला है, अगर बाय द वे इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं और नहीं सुना जाता है इनकी बात, तो फिर से ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया, हमने निषादों की बात की, हमने 60 सीट की डिमांड रखी, ये हमें इतनी सीट दे रहे थे, हम चाह रहे थे कि हम आपका नेतृत्व करें, निषादों का नेतृत्व होना चाहिए सरकार के अंदर, और ये लोग निषादों से नफरत करते हैं। फिर इस तरह की बातें आ जाएंगी अगर जब पलटी मारेंगे तब। तो ये सारा गेम प्लान भी चल रहा है, चूंकि अब जो मुकेश सहनी है वो ऐसे अब पार्टी को नहीं मतलब महागठबंधन को नहीं छोड़ सकते हैं। उनको भी मालूम है अगर हम ऐसे महागठबंधन को छोड़ेंगे तो उनकी भी थू हो जाएगी, और जो उनके वोटर्स हैं फिर इधर उधर छिटक जाएंगे, क्योंकि एक नैरेटिव फिर सेट किया जाएगा महागठबंधन की तरफ से कि देखिए ये हमारे नहीं हुए तो आपके क्या होंगे। तो इसलिए भी ये भी एक गेम की तरह हो सकता है। ये कयास है, ये कोई जरूरी नहीं है यही हो, लेकिन एक कयास लगाए जा रहे हैं कि 60 सीटों की डिमांड जो इसीलिए की गई। बात करें इंडिया अलायंस की, माफ कीजिएगा एनडीए की बात करें, एनडीए में जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है एलजेपीआर की तरफ से, आपको याद होगा आशा जी
कि यही प्रेशर पॉलिटिक्स आपने देखा था लोकसभा चुनाव में भी था, चिराग पासवान ने किया था। यही जीतन राम मांझी थे, उन्होंने भी प्रेशर पॉलिटिक्स की थी। यानी मनीष के साथ तौर पर कहना है प्रेशर पॉलिटिक्स से छोटी पार्टियां करती हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों को भी पता है कि कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है, इसलिए फिर बात उतनी सीटों पर आकर सिमट जाती है, लेकिन इसमें गुंजाइश बाकी रहती है। राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये प्रेशर पॉलिटिक्स से अलग दो खेमों की बात कर लें, उन दोनों खेमों के दलों की अपनी अपनी अभी पीड़ाएं हैं और अपने तरीके से वो बार्गेन कर रहे हैं, लेकिन बिहार में इस वक्त दो खेमों के अलावा AIMIM भी है, जिसका सीमांचल में हमने असर देखा है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर भी इस बार जिस तरह से उभर कर सामने आ रहे हैं, लगातार उनके दौरे रैलियां हो रही हैं, क्या यहाँ पर इन दो खेमों के साथ ये जो दो और पार्टियां हैं, ये अब क्या यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला बना पाएंगी? किसको डैमेज करेंगी, किसको फायदा पहुंचाएंगी? नहीं, देखिए आसिया जी, मैं आपकी इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर कितने बड़े नेता हैं और उनका कितना बड़ा कद है। अभी पिछले संडे को, यानी किसी संडे को जो बीता है, उसमें इस बात का पता चल गया जब पटना के गांधी मैदान में वो बड़ी ऐतिहासिक रैली कर रहे थे। खूब कई मीडिया घरानों को उन्होंने पैसा भी दिया, जो उनको बड़ा नेता बता रहे थे बिहार का। लेकिन आपको जान करके ये बड़ी हैरानी होगी, आप देखी भी होंगी कि सुबह जो जिस रैली का टाइम 11 बजे किया गया था, उस रैली में जब भीड़ नहीं जुटी तो प्रशांत किशोर ने 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया कि 6 बजे वो स्पीच देंगे, कम से कम तब तक भीड़ आ जाए। लेकिन देखिए दुर्भाग्य क्या था कि जब 6 बजे वो बोलने के लिए उठे मजबूरी में, तो उस समय महज 100-200 लोगों की भीड़ थी। तो प्रशांत किशोर को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। ये पटना का गांधी मैदान इस बात का गवाह बन गया है। तो प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे इस चुनाव में, मुझे अब कम से कम अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार वो यात्रा कर रहे थे। पूरे बिहार का चंपारण से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी, जन स्वराज नाम रखा था। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने पार्टी को लॉन्च किया था। मैं भी गया था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लंबे लंबे दावे किए थे, कहा कि बिहार में फिर से शराब खोल देंगे, हम यहाँ पर नौकरी की बाहर ला देंगे। लेकिन ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। और एक बड़ी अच्छी फिल्म का बड़े अच्छा एक गाना है हिंदी फिल्म का, ये पब्लिक है ये सब जानती है, तो जनता को सब पता है। तो प्रशांत किशोर चूंकि एक कुशल रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन एक कुशल राजनीतिज्ञ होना और एक कुशल रणनीतिकार होना, उसमें बड़ा अंतर है। हम लोग भी टीवी पर बड़ा अच्छा डिबेट करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन अभी अगर चुनाव में चले जाए तो हमको कितना वोट मिलेगा ये हमको पता चल जाएगा। तो प्रशांत किशोर पूरे तरीके से उनका शो जो है वो फ्लॉप है। हालांकि उन्होंने फिर से एक बार कल कहा है कि हम अगले 50 दिनों में 2 महीने में कम से कम 50 बड़ी रैली करेंगे हम जिलों में जाकर के। अब देखिए चूंकि धन बल है उनके पास तो वो रैली कर सकते हैं, लेकिन रैली वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये चुनाव के वक्त पता चलेगा। दूसरी जो एक पार्टी नई आई है, हिंद पार्टी, शिवदीप लांडे है, IPS अधिकारी थे, ये बहुत ईमानदार उनकी छवि रही है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी लॉन्च की है, लेकिन उनके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है जो आपको बताना चाह रहा हूं आसिया जी, कि प्रशांत किशोर, उनमें अंतर यह है कि प्रशांत किशोर को लोग एक रणनीतिकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन शिवदीप लांडे की छवि एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की। और अभी आप देखिए कि बिहार के IPS अधिकारियों को किस तरीके से बिहार की राजनीति पसंद है कि 3 IPS अधिकारियों ने रिजाइन कर दिया। आप समझिए कि संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि भारत की सबसे बड़ी नौकरी, भारत सरकार की सबसे बड़ी नौकरी से वो लोग आते हैं, और उन्होंने बिहार की राजनीति के लिए उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। लेकिन शिवदीप लांडे के साथ जो एक प्लस पॉइंट जो मैं बता रहा हूं कि उस आदमी की छवि पूरे बिहार में एक ईमानदार अधिकारी की है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, चूंकि पुलिस खेमे से वो बिलोंग करते हैं, IG रैंक के अधिकारी रहे हैं, तो पुलिस के ऊपर तो उनका निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रभाव है। तो अगर वो चुनावी मैदान में उतरते और उन्होंने कहा कि मैं 243 विधानसभा सीट पर लड़ूंगा, तो हो सकता है, हालांकि प्रशांत किशोर ने उनको इनवाइट किया है कि आप हमारे साथ चले आइए और हम लोग मिलकर के चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया है। तो चूंकि अभी चुनाव वो लड़ेंगे ही, अभी नई पार्टी का गठन किया है 1 सप्ताह पहले, तो आने वाले दिनों में शिवदीप लांडे कितना इफेक्टिव होंगे ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए बिहार में सीधी लड़ाई है, NDA बना महागठबंधन की, BJP JDU और उस तरफ RJD कांग्रेस, और उसमें भी RJD इसलिए बहुत ज्यादा RJD मायने रखती है क्योंकि आज भी आसिया जी जो वोट बैंक जो इंटैक्ट है वो RJD के साथ है। आज भी RJD मैं समीकरण पर ही काम कर रही है। अभी देखिए वक्फ बोर्ड जो बिल लाया गया है उसमें RJD एकमात्र ऐसी पार्टी है, कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सड़क पर उतरी है, विधिवत बिल का विरोध किया है राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार में तो बहुत ज्यादा विरोध किया है तेजस्वी और कांग्रेस ने, जबकि नीतीश कुमार चुप्पी साध लिए। तो अब चूंकि नीतीश कुमार को भी ये पता है कि भाई जो माइनॉरिटीज का वोट उनको मिलता था वो अब नहीं मिलने वाला है। और आप देखिए कि ललन सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर जैसे नेता जो सांसद
सांसद और मंत्री हैं अभी केंद्र सरकार में जेडीयू कोटे से, उन्होंने तो सार्वजनिक मन से कहा कि भाई मुझे अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिलता है, तो वो जो 17% वोट है वो निश्चित तौर पर पूरा 17% वोट वो शिफ्ट करेगा इस बार आरजेडी कांग्रेस में, जेडीयू को वोट नहीं देने जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच कल बीजेपी का पसमानदा सम्मेलन हुआ है पटना में, उसमें भी बड़ी संख्या में मुसलमानों की भागीदारी देखने को मिली है। जो पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय के मुसलमान है वो उसमें बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो पसमानदा समाज को बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है कि टिकट भी जेडीयू से दिलवाए। बीजेपी चूंकि टिकट देती नहीं है मुसलमानों को, तो जेडीयू से वो टिकट दिलवाए। तो लड़ाई जो है वो आसिया जी बिहार में सीधी लड़ाई है, मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं बीजेपी नीतीश बनाम आरजेडी और कांग्रेस। बिल्कुल हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम पहले बात कर ले प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर जिस तरह से आए थे बिल्कुल समा बांधकर, राजीव जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सब हवा हवाई रह गया। और जिस तरह से वो रैली कर रहे थे और जिस तरह से वो बोल रहे थे कि नहीं ये है वो है, लेकिन जब इन्होंने रैली की पिछले कुछ दिन पहले, उसमें सिर्फ 200 से 300 लोग दिखे। उसमें भी जो टिके वो टिके क्यों, ये भी समझने वाली बात है। वहां पर सिंगर बुलाए गए थे, और सिंगर बुलाए गए थे, गाना वाना हो रहा था, तो लोग टिक गए कि चलो भैया हम थोड़ा गाना ही सुन ले जब आए हैं तो यहाँ पर। और दूसरी चीज यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर के यहाँ कुछ दिन पहले एक पत्रकारों की बैठक हुई थी, ऑफ द कैमरा ये बैठक बुलाई गई थी। तो इस बैठक में मैं भी मौजूद था। उस बैठक में प्रशांत किशोर ने एक चीज कही थी जिससे ये साफ झलक रहा था, प्रशांत किशोर जो है विधानसभा चुनाव के लेकर वो ज्यादा सीरियस नहीं है। प्रशांत किशोर इस वक्त उनकी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर है। वो अपनी मजबूती लोकसभा चुनाव को लेकर कर रहे हैं कि आने वाले जो 5 साल होंगे वो लोकसभा चुनाव को अपने आप को इतनी मजबूत कर ले कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी से कोई जीत कर आ सके, उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बात रही कि उनका जो झुकाव है, उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ बहुत है। प्रशांत किशोर का गाए बगाए वो कांग्रेस की तारीफ भी कर देते हैं, तो उनका झुकाव कांग्रेस की ओर है। और ये चीज उनको मालूम है, प्रशांत किशोर को भी मालूम है, और ये सबको मालूम है कि अगर देखिए हर राज्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ राज्य में अकेले दम पर चुनाव लड़ते हैं लोग और जीत कर आते भी हैं और पूर्ण बहुमत से आते हैं। आप बगल में यूपी है, आप देख लीजिए। लेकिन बिहार की राजनीति में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको गठबंधन का हिस्सा बनना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है अगर आपको यहाँ पर चुनाव जीतना है, क्योंकि यहाँ पर बिहार के चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। गठबंधन अलग बात, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर जातीय समीकरण मायने रखता है, और उससे साधते हुए भी तमाम पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट तय करती हैं। और फिलहाल जो अब प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल है वो छोटे दल अब गठबंधन में रहते हुए खेल रहे हैं, ताकि यही मौका है जब वो अपने लिए सीटें बढ़वा सके या अपने लिए बातें मनवा सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके राजीव और मनीष आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल बिहार में अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की पॉलिटिक्स भी अपना रंग दिखा रही है और काफी दिलचस्प मोड़ पर जाती हुई नजर आ रही है। जितने छोटे दल हैं, चाहे वो वीआईपी हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, हम से मांझी हो, या फिर लोजपा से चिराग पासवान, ये सभी अपने अपने तरीके से अब बड़ी पार्टियों से बार्गेन कर रहे हैं कि उन्हें किस कंडीशन में उनके साथ रहना है, कितनी सीटें चाहिए, कौन कौन सी सीटें चाहिए। तो अभी खेला बहुत होने वाला है, उस पर हमारी भी नजर रहेगी और उस खेला से आपको भी हम बाखबर करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।